भी जानवर है वो लाहौर में ही होगी। कुर्बानी तो घर वालों के साथ ही होती है, तो इट इज गोइंग टू बी। लेकिन मैंने जरूर ये प्लान बना लिया कि घर जाना और मजे मजे के खाने खाने, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट है, बड़ी ईद होती है और फैमिली में सारे इनवाइट करते हैं, मामू सबके घर आना जाना, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बड़ी ईद के लिए। अच्छा, एक बात तो तय होगी, हिफ्सा को भी घर याद आ रहा है हमें भी घर याद आ रहा है, तो ये तो तय है हिफ्सा इंशाल्लाह ईद पे हम सारे अपने अपने घर होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, और आपकी ईद पूरे पाकिस्तान की बड़ी भरपूर गुजरे, ये हम दुआ कर रहे हैं। और इसी दुआ के साथ हम टॉप स्टोरीज अभी शामिल कर ले, मेरा ख्याल है। हाँ, व्हाई नॉट। मेरा ख्याल है कि सब कुछ बाद में, सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरी। हाँ जी, क्योंकि हर वो खबर जो आपको जानना आपके लिए जरूरी है हमारे पास है, लेकिन सब खबरों से पहले तो टॉप स्टोरीज होनी चाहिए। बराए नाम इख्तियारात के साथ सिंध भर के मुंतखब बल्दियाती ओहदेदार आज से अपने ओहदे संभालेंगे। अवामी खिदमत के नारे तो बहुत लगे, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी का मुतालबा इस बार तहरीके इंसाफ के रहनुमा की जानिब से सामने आया। क्या बतौर पार्टी पीटीआई मुत्तहिदा पर पाबंदी के हक में है? इमरान खान को वाज़ेह करना होगा। भारत और अमेरिका एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगे, मुआहिदा तय पा गया। सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पूरे खित्ते के लिए तशवीशनाक है। आज 6 बजे मैच है, तीसरा मैच है, और पाकिस्तान ने अगर सीरीज जीतनी है तो तीनों मैच जीतने होंगे। और हमारी टीम में एक बड़े ही जबरदस्त हमारे मेंबर हैं जहांजेब, उनसे आज बात हो रही, तो कह रहे थे कि आज भी आप चाहते हैं कि हम उम्मीद अफजा और हौसला अफजा को बात करें हमेशा। तो मैंने कहा कि नहीं, अब जिस तरह आप सोच लें, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं, आप वही बात नहीं। लेकिन ये आपने क्यों ऐसे इंप्रेशन दिया कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए? यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यस, मतलब आपकी शक्ल से तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जीरो होप नजर आ रही है इधर। सीरीज विन की तो बहुत ही कम मुझे सीरीज विन, यस, जिस तरह आपने भी कहा, साख ही बचा लें, कुछ 2 मैच ही जीत जाएं। लेकिन हम भी पता है बहुत मुश्किल कर देते हैं अपने प्लेयर्स के लिए। एक दिन हमने सर पे उनको उठाया होता है और जय जय उनकी कर रहे होते हैं, दूसरे दिन हम बिल्कुल भी हैव नो फेथ इन देम। इस तरह भी नहीं करना चाहिए। 9वें नंबर पे है वनडे में, क्या आप अच्छा बस करिए, मैं तो इज्जत रख रही हूँ, मतलब आप 9वें नंबर पे तो फलाना। तो आगे जाके हम बताएंगे कि पहले 2 वनडेज में क्या हुआ और आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेयर के इंतखाबात हो गए हैं कराची के। सिंध में बल्दियाती इदारे बिल्कुल बनने वाले हैं, उनका भी एक बड़ा इम्तिहान है, उस पर पहले हम बात कर लें। मुकम्मल इख्तियारात के बगैर ही मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आज से अपने ओहदे संभालेंगे। सवाल यह है कि अवाम की तकदीर भी बदलेगी या नहीं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्कर म्यूनिसिपल कमेटी के मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा 22 अजला में जिला कौंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी अपने ओहदों का हलफ उठाकर अमली तौर पर अवामी खिदमात के लिए मैदान में आ जाएंगे। सिंध में 24 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की थी। सिर्फ कराची और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर एमक्यूएम के मेयर और डिप्टी मेयर कामयाब हुए, जबकि लाड़काना और सक्खर में म्यूनिसिपल कमेटियों पर मेयर और डिप्टी मेयर और 22 जिला काउंसिलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 31 म्यूनिसिपल कमेटियों में से 26 पर, जबकि 124 टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को कामयाबी हासिल हुई थी। सिंध में कानून की रूह से बल्दियाती नुमाइंदों को महदूद इख्तियारात हासिल हैं, और खास तौर पर एमक्यूएम आजकल जिन हालात से गुजर रही है, इनमें बड़ा सवाल यह है कि इसके मुंतखब नुमाइंदे आवाम की खिदमत कर पाएंगे या नहीं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इससे कबल बल्दियाती इदारों को बहुत ज्यादा इख्तियारात देकर सूबाई हुकूमत को बेबस कर दिया गया था। जो कानून था, जो उन्होंने बनाया था, हमारे हिसाब से हमने तो बहुत कहा कि वो डेमोलिशन नहीं था, वो डेमोलिशन प्लान था एक जो बनाया गया। बल्दियात के हिसाब से जो काम करना है वो उनके पास होना चाहिए। इन इदारों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए थे कि तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कानून के हिसाब से जो भी इख्तियार है वो सारे दिए जाएंगे, अपने पराए कोई पराए नहीं है, सारे इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन कानून के हिसाब से इख्तियार दिया जाएगा।
अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में सरकारी इमारतों में हलफ बर्दारी की तकरीबात होंगी। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर की तकरीब हलफ बर्दारी पोलो ग्राउंड में होना तय है, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की हलफ बर्दारी की तकरीब खटाई में पड़ती भी नजर आती है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने अब तक बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो दूसरी तरफ सेशन जजेस को हलफ लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट की क्लियरेंस नहीं मिल सकी। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है और इसके बारे में हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची जियो न्यूज़ भी होंगे, उनसे हम बल्दियाती नुमाइंदों के बारे में बात कर सकेंगे, इनके पास कितने इख्तियारात हैं। लेकिन उससे पहले क्या हम वनडे की बात कर लें या हम फिर बल्दियाती नुमाइंदों के बारे में बात करें? क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि लेट्स गेट द वनडे ओवर विद, क्योंकि क्रिकेट जो है ना फंसा रहेगा, फिर आप हर 2 स्टोरीज बात करेंगे। अब हम जरा क्रिकेट की बात कर ले या तो व्हाई नॉट, मतलब कि हम एक बड़ा इम्तिहान है और इम्तिहान हमारा खत्म नहीं हो रहा। मुझे अपने इम्तिहान उतना हफीज स्कोर कर रहे हैं उतना तो इरफान भी कर लेंगे और साथ बॉलर भी हैं, तो ये फायदा होगा। उसामा, कोई आपसे मैं जब आपको सुन रही होती है ना आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस ऑन क्रिकेट, तो मुझे ये समझ नहीं आती इनसे आके कोई रुजू क्यों नहीं करता? भाई इनसे पूछेंगे क्या करना है। मतलब ये बल्ला उठा के बैठे होते हैं साथ कि मेरी जब जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना जिस तरह कहा करते थे गाना और रोना सबको आता है, तो पाकिस्तान में रोना और क्रिकेट सबको आती है, तो हर कोई बिट ऑफ क्रिकेट। और एक दूसरी बात, आपने जिस तरह कहा ना कि बासानी हरा दिया था, करा तो था उसामा, कम ऑन। आप देखें सेलिब्रेशंस देखी आपने इंग्लैंड की, मैं नोट कर रहा था, होता ना जब आप मैच जीते बड़ा क्लोज होता था, आप कहते हैं ये जीत गए, और वो जब जीत रहे दोनों मैच तो किस तरह मिल रहे थे यार, ये तो बोर सा हमने हराया। शायद आई थिंक वो जरा अपने आप को थोड़ा सा वो बड़ापन भी दिखा रहे थे, इन द सेंस कि हमारे लिए छोटी मोटी सी चीजें, दिस इज यू नो नॉट सच अ बिग टीम, हम आराम से जीत सकते हैं इनसे। लेकिन आप बोर ना हो इसलिए एक बड़ी ही खास चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। वो मैंने जो कहा था ना, सीरीज एक हम लेकर आए हैं आपके लिए, और खास तौर पर मवेशी मंडी के हवाले से, तो वहां पर किस तरह जानवरों की सजावट की जाती है ये हमने आपको दिखाना है। लेकिन वहां पर इस वक्त जो ताजा तरीन हालात है वो ये है कि बारिश के बाद कोई खास इंतजाम नहीं है, और आप देखें पानी इतना ज्यादा खड़ा है जिसकी वजह से जानवर भी हलाक हो गए हैं, व्यापारी परेशान है, जानवर बीमार हो रहे हैं। इनकी सारी जिंदगी की कमाई होती है यहाँ पर जो आई होती है, क्योंकि इसी दिन के लिए तो ये पूरा तैयार हो रहे होते हैं। और खास तौर पे क्योंकि जो लोग हैं, जो बायर्स हैं, जिन्होंने जाके खरीदना, ऐसे हालात में तो कोई जाने नहीं वाला। जब गया वहां पर हुआ, ये सब भरे हुए थे, ये जो आप टेंट देख रही है ना, ये भरे हुए थे जानवरों से, अंदर इतने जानवर थे। और अब आप देखें पता नहीं उन बेचारों को ये कहां ले गए। ये देखें बारिश और हवा की वजह से वो सब टेंट उखड़ गए और बुरा हाल है। इनकी खुराक भी ज़ाया हो रही है, क्योंकि वो खुराक उस तरह नहीं है, कुछ बोरियों में होती है खुराक। उन्होंने ये तो कुछ ना कुछ इंतजाम किया था, शीट डाल लेते, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत बुरे हालात। लेकिन आई फाइंड दिस सो आयरॉनिक कि कितने इंतजार में थे सिंध के लोग और कराची के कि मौसम अच्छा हो और बारिश हो, मतलब कितनी दुआएं हो रही थी इन सब की। लेकिन टाइमिंग चेक करें कि जब बारिश हुई है तो नीचे क्या क्या तबाही हुई है। मतलब सो क्लोज टू ईद, जहां ये सारी मंडियां लगी हुई हैं, और जिस तरह उसामा बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक निजाम जो है खराब हो गया। अब लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा, वो कहां जाके खरीदेंगे। लेकिन जब वो मवेशी मंडी जाएं और जानवर खरीदें, उसके बाद उसकी सजावट का भी इंतजाम करना चाहिए। खासतौर पे बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो क्या क्या मिल रहा है मवेशी मंडी में, जरा देखिए। कुर्बानी का जानवर आपने खरीद लिया, अब उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सजावट भी तो आपने उसकी करनी है, ये भी एक अहम मरला है। और कोई हद ही नहीं है सजाने की, जितना मर्जी आप उसको खूबसूरत बनाते चले जाएं। ऐसी एक दुकान पर हम आए हैं जिसमें आपको हर चीज मिलेगी अपने जानवर को सजाने के लिए। जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। खैर, चारे के लिए भी आपको यहाँ पर बर्तन मिल जाएंगे, सफाई के लिए भी, जानवर की सफाई के लिए, ठीक है, तो ब्रश वगैरह। चलें अंदर चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सबसे ही मजेदार चीज पर। ये क्या बात, ये 5,500 का है, ये उसके गले में डालने के लिए है जानवर के। क्या खूबसूरत चीज है, देखें, कमाल है ना। और जब आपका जानवर चलेगा तो ये ऐसी खूबसूरत आवाज आएगी, लोग भी तवज्जो से देखेंगे। 5,000 में आपको ये और ये मुकम्मल सेट, ये हार है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये हार मैं पहन लूंगा। ये इसको अफगानी हार है और इसकी कीमत है 1200 का। हार देखें आप जरा, ये बकरों के लिए हार देखें, ये देखें, ये हार है जी बकरों के लिए। ये इतनी वैरायटी आपको सिर्फ ये देखें गर्दन पे बांधने के लिए, एक से बढ़कर एक। ये तो ऐसे मोतियों का हार है। अच्छा, ये भी, ये कमर पे डालने के लिए है, ठीक है। ये फूलों का हार बना हुआ है, ये देखें।
ये देखें, इस किस्म के हार तो मैंने इंसानों को भी पहने देखा है। तो जानवर की सजावट के लिए आप देखें किसी से पीछे ना रह जाए, तो ये भी हार गले में डालने के लिए। ये कुछ दिलचस्प चीजें हैं सफाई के लिए। ये इसकी जानवर की खाल पे ऐसे से आप करेंगे, बज़ाहिर आपको लगेगा कि इससे कोई जख्मी ना हो जाए, लेकिन उसके लिए आप समझें कि कंघी का ही काम करेगी। बड़े जानवर के लिए खासतौर पे उसकी खाल सख्त होती है, तो उस पर आप ऐसे ऐसे करेंगे। मैं अपनी जिल पे नहीं करना चाह रहा, तो ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो उसको अच्छा लगेगा। ऐसे उसकी खाल की आप समझेंगे, उस पर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो कंघी हो जाएगी। ये रस्सी है जिससे जानवर बंधा चलाएगा आपकी तरफ। इतनी खूबसूरत रस्सी होगी तो क्या ही बात है। ये भी हार है, गले का हार है ये। आप सोचें जानवर जो है वो तो दूल्हा ही बन जाएगा। ये सब कुछ अगर आप उसको बांध देंगे तो वो तो बिल्कुल वाह वाह खुशी खुशी कुर्बान हो जाएगा। ये सब पहना होगा जानवर ने तो क्या नखरे से वो चलेगा, क्या उसकी चाल होगी, क्या उसकी ढाल होगी। मजे हैं जी। उम्मीद अच्छा लगा होगा, और शायद बाज लोगों का दिल कर रहा हो कि ये वैसे ही सजाने के लिए अपने घर में रख लें। आपने देखा सजावट का क्या क्या यहाँ इंतजाम था, और मैंने वहाँ पर ना वैसे ही जुमला कहा, मैंने कहा ये इतनी खूबसूरत चीज़ें इतनी महंगी भी हैं कुछ इनमें से कि आप ये अगले साल की भी संभाल के रख सकते हैं। तो जो दुकानदार थे उनको बड़ा गुस्सा आ गया, वो कहते हैं क्यों संभाल के रखनी है, अगले साल और लें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, ये सजावट कुछ मुझे लग रहा था जो हार थे खासतौर पे उससे तो दूल्हे सजते हैं। क्या हो गया, मतलब ये क्या चीजें थी? दूल्हे भी तो कुर्बानी होते हैं वैसे, दैट इज ट्रू गर्ल्स, आई नो दैट। खुद ही आपने जवाब दे दिया, कुर्बान होने जा रहा होता है। कि बेटा खुश हो जाओ, उसके बाद सारी उम्र मतलब के लिए जैसे कि घघरे के इर्द गिर्द कोई चीजें लटकानी हो, छुन छुन चल रहे हैं, रोजाना कुर्बानी देनी होती है। खामद एक ऐसी ऐसा क्या कहे कि एक ऐसी मखलूक बन जाता है कि रोजाना ज़िबा हो रहा होता है, रोजाना कुर्बान हो रहा होता है। ये मेरा ख्याल है वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस है, ये अपने तजुर्बे की बात। आज पाकिस्तानी टीम का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो भी कहीं कुर्बानी तो नहीं, ऐसा लगेगा कि वो इंग्लैंड किस तरह हराएगा, इस तरह पहले हराए इतने बुरे तरीके से। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ है। सिकंदर भाई, क्या होने जा रहा है? कुर्बानी करीब है और हम बड़ा खुश हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी टीम कुछ खुश कर सकती है हमें या नहीं? जी सिकंदर बख्श साहब। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अच्छा, मैं सवाल दोहराता हूं, आपको क्या लग रहा है आज तीसरा मैच है, पाकिस्तानी टीम क्या कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान टीम को अभी अपना सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उनके पास चॉइसेस नहीं कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और बात हुई थी, आपको याद है उस दिन हमने जब आपकी सालगिरह भी मनाई थी, तो मैंने कहा था आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम ये सीरीज 3-2 से हारेंगे, क्या होगा? तो आपने कहा था अगर 3-2 से हारे, यानी 2 मैच जीते और 3 हारे, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे, बड़ी खुशी आपको होगी इस बात पर। तो आपकी अब भी ये प्रेडिक्शन है? क्योंकि उस वक्त मेरा दिल टूट गया था। अच्छा, मैं माजरत खा हूं कि मैंने आपका दिल तोड़ा। उमन मैं कोशिश करता हूं कि किसी का दिल ना टूटे, और आपका दिल टूटा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। आपने ये बात याद रखी, बिल्कुल मैं ये बात कही और मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि 2 मैच जीतना पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में, वनडे में, बहुत मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। दे हैव टू स्कोर रन, कम से कम 300 रन करें तो बॉलर्स को कुछ मिले। तो मुझे इस सीरीज में, वनडे सीरीज में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान के लिए, सिवाय इसके कि पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स कर ले। जितने भी किसी लड़के, अब रिजवान को अंदर लेकर आते हैं तो किसको किसकी जगह खिलाते हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, आप ये ना समझे कि नाउमीदी की वजह से मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमने आगे और भी खबरें शामिल करनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते, और इसी वजह से आप ये कर रहे होते हैं जो आपको नजर आ रहा होता है। सारा सच तो आदमी ने बोलना है जो उसके दिल में है। तो एंड आई नो कि उसामा, हमने अभी सिकंदर बख्श साहब से बात की है और थिंकिंग कि हमारा थोड़े से स्पिरिट्स हमारे हाई होंगे और उसामा को थोड़ी सी होप मिलेगी। कुछ नहीं हुआ ना, एक्सेप्ट कर लो बस, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। होप की बात हो रही, उम्मीद की बात हो रही है। नए बल्दियाती इदारे, नए बल्दियाती नुमाइंदे आ रहे हैं, उनसे तो उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सिंध की सियासत में आजकल नौजवानों का राज है, और सूबे के वजीर आला जो है वो भी जवान है, वो तो आपको पता ही है, और इनके लीडर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी नौजवान है। और आपको याद होगा कि उस दिन सक्खर के मेयर हमारे शो पे आए हुए थे, फ्राइडे की बात है, और वो भी बड़े नौजवान है। तो अब खैरपुर के जिले काउंसिल के एक चेयरमैन है, वो तो इन सबसे
कितने ज्यादा यंग हैं एंड हाउ ओल्ड इज ही? 23 इयर्स ओल्ड उसामा। आपने उनकी उम्र भी बता दी है, जब वो 30 क्रॉस कर जाएंगे ना फिर आप ना बताइएगा उनकी उम्र, फिर वो कहेंगे कि छुपा लो। बहरहाल और वो भतीजे हैं सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान के, शहरियार वसान, और आपने बताया सिर्फ 23 साल उनकी उम्र है और इन्हें जुनून की हद तक क्या शौक है ये भी बात होगी। और हमने जियो पाकिस्तान ने आज इनको दावत दी है और बहुत हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। प्लान आपका क्या है हल्फ उठाने के बाद? जी देखें, मेरी एज जो है वो 23 ईयर्स है और उसके बाद सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की क़यादत का, आसिफ साहब का, चेयरमैन साहब बिलावल साहब का और अपने चाचा का, जिन्होंने मुझ पे ये जिम्मेदारी सौंपी। और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा ये काम अपना कामयाब होने में। अच्छा, ये बताइए कि जिले की तरक्की के लिए आपके पास क्या प्लान है और क्या इकदामात आप करेंगे, क्या चेंजेस लाएंगे आप? 60% लोग जो है वो हेपाटाइटिस के मरीज़ हैं। वो क्यों मरीज़ हैं? वहाँ का पानी की वजह से। वहाँ का पानी साफ़ नहीं है, तो मुझे वाटर ड्रेनेज का मसला हल करना है। मुझे भी ये सोचना है कि मुझे वहाँ का पानी मुझे साफ़ करना है। उसके बाद मुझे सेहत का, मुझे वहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर जो है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 88 यूनियन काउंसिल्स है। तो मैं चाहता हूँ हर एक यूनियन काउंसिल में वहाँ पे एक यूनियन काउंसिल एम्बुलेंस होनी चाहिए और एक मैटरनिटी होम्स होने चाहिए, क्योंकि हमारी अक्सर जो वहाँ पे ख़वातीन जो डिलीवरी केसेस होते हैं, क्योंकि वो अस्पताल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो शहर में बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में यूनियन काउंसिल हर एक बनना चाहूँ, ताकि मेरे वहाँ पे जो जितने भी मेरी बहनें हैं उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और तीसरा मसला है तालीम का मैं चाहता हूँ वहाँ 100 में से 40% ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं। मैं खोलना चाह रहा हूँ कि मैं हर एक यूनियन काउंसिल में एक अच्छा स्कूल बनाऊँ और इंटरमीडिएट कॉलेज बनाऊँ वहाँ पे, ताकि जो भी अब हमारे बहन भाई हैं उनको। लेकिन शहरियार साहब रहते तो कराची हैं, तो अपने इलाके में आप फिर काम कर सकेंगे, उनके मसाइल हल कर पाएंगे? ये तो अभी मैं सियासत में आया हूँ, मुझे 2-3 साल हुए हैं, क्योंकि अभी मेरा पॉलिटिक्स में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब से हमारे चेयरमैन साहब बिलावल साहब जैसे वो चेयरमैन बने थे, तो 5-6 साल से मुझे भी एक सियासत का जुनून आ गया, शौक़ आ गया। मैं वैसे हर 3 मंथ्स बाद जाता रहता था, तो मुझे पता है कि वहाँ के मसला। अच्छा, ये बताएं आपसे आखिरी सवाल कि आपके अंकल हैं मंजूर वसान और वो ख्वाबों की वजह से मशहूर है। जी बिल्कुल, उनको ख्वाब आते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, व्हिच इज ग्रेट। हाँ जी, हमारा सवाल आपसे है कि आपको भी कोई इस तरह के ख्वाब आते हैं, ऐसी कोई सलाहियत आप में भी है? नहीं, फिलहाल अभी तक मैंने ख्वाब नहीं देखा कि वसान साहब बड़ी सोच के मालिक हैं, वो बड़ी सोच सकते हैं। जो वो ख्वाब देखते हैं, आपको पता है कि वो 100 में से 90% वो ख्वाब वैसे सच्चे भी हुए हैं। तो मैं जो है इस बात में मैं कमेंट नहीं करूंगा, और आज तक मैंने ऐसा सियासी ख्वाब मैंने नहीं देखा। और ख्वाब देखे हैं लेकिन सियासी ख्वाब मैंने नहीं देखा। जब मैं तो आपको शहरियार वसान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे जो ख्वाब है वो ये है कि कराची समेत पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे और आप जैसे नौजवान आगे आए और काम करें, ये हमारा ख्वाब है। और आप, मुझे उम्मीद है कि उसको हकीकत में बदलेंगे। बिल्कुल, शहरियार वसान ने आज हल्फ उठाना है। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दैट। आपके आइडियाज हमें अच्छे लगे। आपने एजुकेशन की बात की है, हेल्थ की बात की है, वाटर ड्रेनेज की बात की है। सो यू आर राइट ऑन ट्रैक और हम आपकी प्रॉब्लम्स फॉलो करेंगे। जितने नौजवान इस तरह आ रहे हैं, आप उनसे बड़े उम्मीद लगा लेती हैं। व्हाई नॉट भाई, यंग क्राउड ही है और खास तौर पे अगर यंग लोग हमारे सेंसिटिव हैं, जो ये मसले समझते हैं, व्हाई नॉट फिर यही आगे लगे। क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं उनको जरा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उनके और इतने इश्यूज होते हैं कि वो इतनी इन तारीफ चीजों भरी पड़ी है पीपल्स पार्टी की नाकामी की। 8 साल से ज्यादा हुकूमत में हो गए उनको, विफाक में भी रहे और उसके बाद वहां भी कुछ नहीं, और अब आप देख लें ये सब कुछ सामने है। तो बिल्कुल, लेकिन वही हमने क्रिकेट से बात शुरू की है ना, ऑफ बीइंग होपफुल। सो वी हैव टू बी होपफुल, देयर इज नो अदर वे। हमने होप करना है कि ये आके कोई डेंट लगाए सिस्टम में। और कल हमने 1 महीने की कारकर्दगी सीएम साहब की बात की थी। तो बहरहाल फिर आप कहेंगे कि क्रिकेट में आप उम्मीद का कहते हैं और सियासतदानों से उम्मीद नहीं करते। 23 इयर्स ओल्ड, अभी तो उनको समझने में 10 साल लग जाएंगे कि क्या हो रहा है। अब he'll be okay। चलिए अब एक ऐसे मौजू पर आ जाएं जिससे आप खिलखिला उठती हैं, खाना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फूड। और जल्दी से आपको रेसिपी दे रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो, और बनाएंगे आप, और हमें तस्वीरें जरूर भेजा करें अपने खाने की भाई। पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालकर उबाल लें। इसी पानी में 1 पाव फेतुचीनी पास्ता उबाल लें।
गर्म पानी से निकालकर ठंडे पानी से गुजारें। थोड़े से तेल में लहसुन, बोनलेस चिकन, काली मिर्च और नमक डालकर पका लें। तीन चम्मच मक्खन में क्रीम, दूध, कटे हुए मशरूम, क्रीम चीज, काली मिर्च, नमक, गार्लिक पाउडर, पार्सले, चीज पाउडर और कटी हुई शिमला मिर्च डालकर गाढ़ा हो जाने तक पका लें। तैयार किए हुए पास्ता पर सॉस और चिकन डाल दें। अरे वाह! अब मैंने रिसेंटली पढ़े हैं नींबू पानी के फायदे। मैं आपको वो बताना चाह रहा था लेकिन हुमा जो नाराज हो जाएंगे कि कहाँ क्या कनेक्शन है। मुझे चिकन और फेडो की बात कर रहे हैं कि जो चीज याद है बस करनी वही है। उसामा टाइम बिल्कुल नहीं। अगर आप नींबू चिकन को भी खिलाएंगे ना वो भी उसके लिए भी फायदा होता है। तो इंसान की फायदा, वजन भी कम होता है और जल्द भी अच्छी होती है, हाजमा भी ठीक होता है। 10 फायदे थे मुझे जितने बाल भी शाइनी होते हैं। लेकिन और मैं इनसे सीखती हूँ, बाद में आपको बताऊंगी। ब्रेक लें। हाँ आप हमने जिस तरह शुरू में बात की, सिंध में बल्दियाती निजाम आ चुका है, बस हलफ लेने और उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदे आपके नुमाइंदे बन जाएंगे और आपके गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए निजाम है। लेकिन अगर घर में आपके कोई मसाइल हैं अंदर तो आपको खुद हल करना पड़ेंगे। जैसा कि अगर किसी के घर में पौधा लगा हो, जिंदा पौधा, और वो कोई तोड़ जाए तो फिर उसको खुद ही वो मसला हल करना पड़ेगा। मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन ये हुआ है काम, मेरे पेंटर्स आए हुए थे, उन्होंने मेरा इतना बड़ा पौधा बीच में से तोड़ दिया। और अगर तुम लोग देख रहे हो ना मेरा शो, अभी मैं घर आ रही हूँ थोड़ी देर में। और आप शिकायत भी लगा चुके हैं? ऑफ कोर्स मैंने अपने हस्बैंड को शिकायत भी लगाई है। उसामा, एक तो पौधों को कुछ हो ना, वो घर में भी हो या बाहर भी, कहीं पौधों को ठीक तरह ना रखा हो तो मेरे दिल पे बड़ा लगता है। चले, इन्होंने तो अपने हस्बैंड को शिकायत लगाई है घर में मसले की, लेकिन अगर आपको गली मोहल्ले में कोई मसला है किसी किस्म का, सड़क का, पानी का, तो आपने बल्दियाती नुमाइंदों को ज़ाहिर कहना होगा। लेकिन उनके पास इख्तियार भी है ही नहीं। ये हम बात करेंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ कराची हैं। कराची के बारे में हम खास तौर पर उनसे बात करेंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब, पहला सवाल सबके ज़हनों में यही है, बड़ा सवाल सारे यही कर रहे होते हैं कि क्या वाकई इन लोगों के पास इख्तियारात हैं मसाइल हल करने के, नहीं? हाँ, देखिए, इख्तियारात की अगर बात करें तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कराची को अब मेयर की ज़रूरत क्या रह गई है। भाई देखें, आपने केडी की खुद मुख्तार हैसियत बहाल कर दी, कचरा उठाने के लिए आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, SBC आपने अलग कर दिया, जो लोकल टैक्स है वो अब ख़त्म हो गया, शहर से बिल बोर्ड्स उतर चुके हैं। तो आखिर शहर में मेयर या ये जो बल्दियाती निज़ाम है करेगा क्या? सिर्फ जो कराची के चंद बड़े नाले रह गए उनकी सफाई के लिए आपको मेयर चाहिए, शहर में बल्दियाती निज़ाम चाहिए। तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि आखिर इख्तियारात हैं क्या जिनको आने वाले मेयर या जो चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन हैं अजला के, वो इख्तियारात को संभाल के कुछ कर सकेंगे। सबसे बड़ा इशू यही है कि इस वक्त कराची में बल्दियाती नुमाइंदों के पास वो इख्तियारात नहीं होंगे जो मुशर्रफ दौर में, जब मुस्तफ़ा कमाल की इस शहर के नाज़िम थे उस वक्त जो इख्तियारात थे वो होंगे। तो ये तो एक अजीब सी सिचुएशन इस वक्त क्रिएट कर दी गई है। फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो मेयर हैं इस वक्त कराची के, वो अभी तक जेल में। उससे भी बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो क्या नोटिफिकेशन हो गया अभी तक? बिल्कुल फ़हीम, आप सही कह रहे हैं। हम मेयर पे ही आ रहे थे कि अभी तो उनकी ओथ टेकिंग के लिए भी उनको जेल से लाना इज बिकमिंग एन इशू एंड हाफ। तो वो चलाएंगे किस तरह ये निज़ाम? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जब नोटिफिकेशन होगा तो फिर हलफ की बारी आएगी। हलफ के बाद जो है फिर बात होगी कि जनाब वो शहर को क्या जेल से कंट्रोल करेंगे, जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है या वसीम अख्तर के वकला कह रहे हैं कि वो जेल से कंट्रोल करेंगे। अब देखिए, जेल मैनुअल वाज़े अल्फाज में ये है लिखा हुआ उसमें कि तमाम कैदी जो हैं वो बराबर हैं, तावक्ते कि अदालत या हुकूमत कोई अहकाम जारी ना कर दे। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो ये चाहती है कि जो वसीम अख्तर हैं उनको या तो अदालत के ज़रिए या हुकूमत के ज़रिए, या तो हुकूमत उन्हें पैरोल पर रिहा कर दे, या फिर वसीम अख्तर को जो है वो वहाँ उनके जो दफ्तर है उसको सब जेल करार दे दिया जाए। और अगर उनके दफ्तर को भी सब जेल करार नहीं दिया जाता तो उन्हें जेल में जो है वो एक ऐसा दफ्तर बना के दे दिया जाए जिसके ज़रिए वो शहर को चला सकें। उनका ये कहना है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए चलाएंगे। और उसमें जो उनका दावा है वो ये है कि जब वज़ीर आज़म जो है वो लंदन से बैठ कर मुल्क चला सकते हैं तो वसीम अख्तर जेल में बैठ कर जो कराची शहर क्यों नहीं चला सकते? तो अभी तो यही डिसाइड नहीं हो पाया है कि जो मेयर बने हैं इस मुल्क, इस शहर के, वो करेंगे क्या और कैसे करेंगे, शहर को चलाएंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। वहीम साहब, तो आज हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है कराची में या नहीं? जैसे मैंने पहले कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है।
चले एक और जो नोटिफिकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना था, जो बल्दियाती निज़ाम, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इसमें जीतने वालों का, उसके लिए 29 अगस्त की तारीख थी, लेकिन कल रात 12 बजे तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो हमारे इलेक्शन कमीशन से बात हुई, हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना था कि आज सुबह भी इस बात के इम्कानात हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। जो हुकाम है, जो जिन्होंने बर्दारी की तकरीब के इंतजाम करने थे, उन्होंने अपने इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। उनका ये है कि नोटिफिकेशन होता है तो हलफ भी हो जाएगा। सही। पूरे सिंध की बात आप कर लेते हैं, बाकी सिंध की, कराची की तो हमने बात की है, वहां पर क्या होगा? वहां तो पीपल्स पार्टी हमने देखा छाई हुई है, वहां पर दबाव होगा इनको डिलीवर करने के लिए। आप तो कह रहे हैं इख्तियारात हैं ही नहीं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि जो मुशर्रफ साहब का था उसमें उस दौर में जो सूबाई हुकूमत है उसके पास कुछ नहीं था। तो अब किस तरह ये निज़ाम चलेगा, क्या होगा? बस ये सारा सिर्फ एक मसनूई है फिर निज़ाम? देखिए, डिलीवर करना तो एक बहुत बड़ा जो है ना इस वक्त प्रेशर होगा डिलीवर करने का। तो लेकिन अगर हम ये देखें तो हमें ये नजर आता है, माजी को उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इंतखाबात हुए, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में नहीं थी। तो जो सिचुएशन है उसमें हमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जो है उसके पास बल्दियाती निज़ाम भी है, बल्दियाती पावर्स भी हैं, तो डिलीवर करने का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा। जो अंदरूनी सिंध की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पर सेवरेज के इशूज हैं, वहाँ पर पानी के इशूज हैं, वहाँ पर सफाई के इशूज हैं, वहाँ पर दीगर बल्दियाती इशूज हैं जिनको जो एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन का है। बहुत ज्यादा इल्जामात जो है वो बल्दियाती जो माजी में जो पैसे जारी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक मिसालिस्तान हमें लग रहा है सारा इलाका। फहीम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सी बातें क्लियर हुई हैं, लेकिन कंफ्यूजन अभी है कि आज होना क्या है। मेयर के लिए हलफ होगा या नहीं होगा, किस तरह होगा, और कई ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब आपका। कंफ्यूजन नहीं है उसामा, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज ये बल्दियाती इंतखाबात की कराई गई, मतलब जबकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डाउट था कि इसका एंड में होना क्या है रिजल्ट। तो देर अब सामने आ गया, मतलब ये सारा आई वॉश है। आई डोंट थिंक कि ये कोई डिलीवरी होने वाली है इस चीज से। अब थोड़ा कोई रिलैक्स भी करे ना हम देखने वालों को थोड़ा सा, जरूर। अच्छा चले रिलैक्स कर देते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको पता है जब इंसान ड्राइव कर रहा होता है, खुद तो कुछ गुनगुना रहा होता है, पता हो ही नहीं सकता कि म्यूजिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सजाद अली को आप जानते हैं, आइकॉनिक किस्म के हमारे सिंगर हैं। उन्होंने एक वीडियो रिसेंटली शेयर की जिसमें वो ड्राइव कर रहे हैं, अच्छा, और साथ अपने ही गाने गा रहे हैं। वाह क्या ही बात है, जरा देखें। अपनी गाड़ी खुद ड्राइविंग और अपने ही गाने। मिल सजना फरियादा ने मेरे दिल दा सुना तक बेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया, तू ना विछड़ के मिले चन सजना असा सारा। एक ताज़ा खबर जो आप जियो न्यूज़ पर देख भी रहे हैं, टिकर्स में भी चल रही है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में धमाका हुआ है। चीनी सफारत खाने के करीब बताया जा रहा है धमाका हुआ है। इसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा खबर है और बड़ी खबर है। हमारा हमसाया मुल्क कहा जा सकता है, करीब ही है पाकिस्तान के, सेंट्रल एशियन स्टेट है किर्गिस्तान, जहाँ पर चीनी सफारत खाने में धमाका हुआ है और कई अफराद इसमें जख्मी हैं और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सेंट्रल एशियन मुल्क है किर्गिस्तान, और कुछ मैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी खबरें देख रही हूँ। रिपोर्ट्स ऑफ ब्लास्ट नियर चाइना यूएस एम्बेसीज कहा जा रहा है, और साथ एक जगह ये भी कहा गया एक्सप्लोजन एट चाइनीज एम्बेसी लीव्स सेवरल डेड। उन्होंने ये नहीं जिक्र किया, कोई फिगर या नंबर नहीं दिया हलाकतों का, लेकिन ये जरूर कहा है कि चाइनीज एम्बेसी में ये हुआ है एक्सप्लोजन एंड सेवरल डेड वुंडेड। इस बारे में जो भी खबर आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, जी न्यूज आपको इससे आगाह रखेगा। एक और अहम खबर, एक बड़ी खबर ये है, एक मुआहदा हुआ है जिस पर यकीनन खित्ते के तमाम ममालिक को तशवीश होगी। भारत और अमेरिका के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा मनोहर पारेकर और अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा एश कार्टर की मुलाकात पेंटागन में हुई। मुलाकात में इस बात का अयादा किया गया कि भारत और अमेरिका के दरमियान फौजी ताउन दोनों ममालिक के देरीना मफादात और खित्ते में अमन और सलामती के लिए है। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया है।
मुआहदे के तहत अमेरिका और भारत जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बहरी, बर्री और फजाई अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगे, जो रसद पहुंचाने और फौजी साजो सामान की मरम्मत के काम आएंगे। इस मौके पर अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा एश कार्टर का कहना था कि अमेरिका भारत की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत की हिमायत करता है। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी बांग्लादेश के मुख्तसर दौरे के बाद भारत पहुंच गए हैं, जहां वो भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के अलावा अपनी हममनसब सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे। जॉन कैरी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। अब इस मुआहदे के बाद यकीनन चीन समेत, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को भी तशवीश होगी, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, कि इस तरह का ये एक अजीबोगरीब मुआहदा हुआ है। और लेकिन इंडिया को ये बात याद रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जितना किसी मुल्क के करीब होता है बहुत ज्यादा, तो उसको इम्तिहान में भी डालता है, नुकसान भी होता है। और इंडियन डिजाइन तो आपको पता ही है कि इस रीजन में क्या है, इंडिया वांट्स टू बी द सुपर पावर ऑफ दिस रीजन, जिससे बाकी जो मुल्क हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, देयर इज बांग्लादेश, देयर इज श्रीलंका, देयर इज अफगानिस्तान, बहुत सी और हैं जिनको काफी इशू है इस चीज से। हमें ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस का भी वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले बच्चों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर है हमारे पास। बहुत छोटे बच्चे जो है उनको सुलाना भी बाज़ का इतना आसान काम नहीं होता, और उल्टा सोना भी चाहते हैं, तो उनके लिए खास चीज आ गई है जी। बहुत ही क्यूट है ये छोटी सी जो क्रिब आप देख रहे हैं। इसमें ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उल्टा सोने की ही आदत होती है, और उस तरह वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि कहाँ सुलाएं। तो ये लें, एक नई चीज इजाद होगी है, ये पिलो है, ये तकिया ही आप इसको समझें, और जिस तरह वो क्रिब जो होती है जिस तरह हिल रही होती है आगे पीछे, और उस पर आप उल्टा डाल दें बच्चे को, कितना प्यारा है। हाँ, तो ऐसे बच्चे बड़े आराम से सो जाएं। तो आप ब्रेक ले लें और उसके बाद मिलते हैं। एमकेएम और अपोजिशन जमातें क्या सोच रही हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। मसला कश्मीर हल कराने के लिए पाकिस्तान के पास भारत पर भरपूर दबाव डालने का सुनहरी मौका है। हुकूमत के इक़दामात अंदरूनी सियासत की नजर ना हो, सबको ख्याल रखना है। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मुलाजिम इस हाल तक कैसे पहुंचे कि एक साल से तनख्वाहें ही ना मिले? जिम्मेदार कौन है? हालात ठीक कैसे होंगे? हुकाम को मसला जल्द हल करना होगा। और नोट कमाना यहां से उड़ाना यूरोप जाकर, ऐसे नहीं चलेगा। हालात तब बदलेंगे जब बाअसर तबका पाकिस्तान को अपना मुल्क समझेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के डायरेक्टर जाते जाते खरी खरी सुना गए। इस पर हम आगे बात करेंगे। मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था यूएनडीपी के जो डायरेक्टर जी बिल्कुल, मैं इनका ये आर्टिकल भी पढ़ रही थी। 4 साल ये पाकिस्तान में रहे थे, एक्सटेंसिवली इन्होंने पाकिस्तान देखा और बड़ी चीजें इन्होंने नोट की हैं, कुछ चुपती भी हैं लेकिन सही भी हैं। यहाँ से पैसा कमा रहे हैं दौलतमंद लोग और लगा बाहर रहे हैं वहां पर प्रॉपर्टीज खरीदने। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बात हमने करनी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में। कराची में 22 अगस्त को टीवी चैनल पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया गया था। डीजी रेंजर्स सिंध के बयान ने वाकई में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुलव्वस होने के बारे में नए शुबहात पैदा कर दिए हैं। मेजर जनरल बिलाल अकबर का कहना है कि एमक्यूएम के कारकुनों ने बाकायदा प्लानिंग के साथ यह कार्रवाई की। 22 तारीख को होने वाला इंसिडेंट एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी थी जो मुत्तहिदा के मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स ने किया। बैंक्स में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे जो मुत्तहिदा के लेबर डिवीजन से ताल्लुक रखते थे, इन ऑफिशियल्स को इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राब्ता कमेटी या नामालूम लोगों ने अपने पास चंद लोगों को रखने का कहा। इन्होंने उनको अपने पास बैंक में रखा, बैंक में लंच भी करवाया। उनके साथ मुंसलिक लड़के दाएं बाएं की स्ट्रीट्स में छुपे हुए थे जो इसको प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में मुलविस थे। इन 6 बंदों ने अपने बाकी साथी बताए। ये इंकशाफात बहुत सनसनीखेज हैं, लेकिन बहरहाल डीजी रेंजर्स ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वाकई में पूरी एमक्यूएम मुलविस है। उन्होंने सिर्फ जराइम पेशा अनासिर की निशानदेही की। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का कहना था कि उन्हें पार्टी के किसी अस्करी ग्रुप का इल्म नहीं।
अगर ऐसा कोई प्लॉट था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, तो उसको बिल्कुल बेनकाब किया जाना चाहिए। उसमें जो भी मुलव्विस हो उसका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है। अगर वो एमक्यूएम का है तो हमने ये फैसला किया कि वो एमक्यूएम से आउट है और वो एमक्यूएम का नहीं। डीजी रेंजर्स के बयान के बाद एमक्यूएम पर पाबंदी की बातें फिर होने लगी हैं। इससे पहले वफाकी हुकूमत एमक्यूएम पर पाबंदी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है। इस हद तक तो हम सबको बात तस्लीम करनी चाहिए कि उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया और दुरुस्त सीमत में उन्होंने कदम को बढ़ाया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें मजीद आगे बढ़ने के मौके फराहम करते रहे। इसके साथ साथ ये उन पर फर्ज भी आयद होता है कि जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं, जो नाजायज तजावुज़ात किए गए हैं, कब्जे किए गए हैं, उस पर सूबाई हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उसके लिए वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना बने। सिंध की हुकूमत का भी यही कहना है कि पूरी एमक्यूएम पर पाबंदी इन मकासद को पूरा नहीं करेगी जो रियासत हासिल करना चाहती है। स्टेक ऑफ बैनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक ये कदम थोड़ा सिवियर होगा। जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत जो ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही है, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करके काम करना चाहिए जो कानून इजाजत देता है। लेकिन ऐसे विक्टिमाइज करना जो है वो भी बात दुरुस्त नहीं होगी। दूसरी तरफ पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल आज भी एमक्यूएम पर आजकल भी बरस रहे हैं और पाबंदी के हक में नजर आते हैं और इसकी एक वजह भी पेश करते हैं। अल्ताफ हुसैन जो है वो अपनी आखिरी सांस तक किसी भी शख्स को जेन्युइनली ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप नहीं कर सकते। अभी चूंकि उनकी पार्टी बैन होने उनको लग रहा है जा रही है, उनका मैंडेट छिन जाता। अल्ताफ हुसैन को पता है कि अगर ये मैंडेट छिन गया तो बरतानिया उनको आधे घंटे में बंद कर देगा, वहां पे सारे केसेस तैयार हैं। उस मैंडेट की न्यूसेंस वैल्यू की वजह से तो इंडिया, बरतानिया और सारे मुमालिक उनको वहां पर बर्दाश्त कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी ने भी एमक्यूएम पर पाबंदी के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था। हुआ यह है कि नेशनल अवामी पार्टी पर लगा था, जो लोग वाकिफ हैं उसके ऊपर कुछ महीनों बाद अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो बैन से आम तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिपाही साहबा पर लगा, उन्होंने उसको अहले सुन्नत वल जमात या किसी और नाम से वो आ गए। मैं बैन लगाने के भी खिलाफ हूं क्योंकि ये साइड ट्रैक बड़े आराम से हो जाता है और पार्टी में हजारों या लाखों ऐसे सपोर्टर और वोटर हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर आरिफ अलवी ही की जमात के रहनुमा अली जैदी ने एमक्यूएम पर पाबंदी के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी और वो भी आर्मी चीफ जनरल शरीफ को। जब इनसे इसकी वजह पूछी गई तो उनका कहना कुछ यूं था। ये किसने बनाई थी? जनरल जिया ने नहीं बनाई थी कि एमक्यूएम और जनरल मुशर्रफ के जमाने में ये सारे कत्लो गारत नहीं करते आए। तो ये क्या मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी अपने हाथ में बंदूक उठा के मैं भी मलेशिया बना के अपने डिफेंस में आ जाऊं? ये किसका काम है कराची के अंदर जो कत्लो गारत हुई है? अब विफाकी और सूबाई हुकूमतें एमक्यूएम के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। एक तरफ आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि पाबंदी के हक में नहीं है, अली जैदी साहब बाकायदा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुझे भी उनके मैसेजेस मिलते रहते हैं और उन्होंने बाकायदा खत लिख दिया है। तो तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है उसको कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देना होगा। इमरान खान साहब को खुद आकर इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताना होगा कि वो एमक्यूएम पर पाबंदी चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये एक बहुत अहम बात है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि खान साहब को खुद कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, बिकॉज अक्सर ये होता है कि अंदर से बड़ी कंफ्यूजन चल रही होती है। जब तक लीडर एट द टॉप आके ना क्लियर करे वो क्लैरिटी कभी मिलती नहीं है। आई एम श्योर ये हमने बात कर दी है तो क्लैरिटी आ भी जाएगी। एक बात जो हमने शुरू में की थी, सुबह कुछ लोगों को हम ट्रिब्यूट देते हैं। होता ये है कि कभी कभार कुछ लोग इतना कमाल का काम कर जाते हैं लेकिन उस तरह उनको फेम या मशहूरी उस तरह नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये जो गाना है आवारा हूँ, ये आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली, और आपको ये भी पता होगा कि राज कपूर पे फिल्माया गया था, मुकेश साहब की आवाज में गाया भी गया था, लेकिन लिखा किसने था? शिलिंद्रा। वेरी नाइस। सिखा के भेजा हमारी टीम ने। जियो पाकिस्तान की टीम इतना काम करती है, इतनी मेहनत करती है और हम लोगों को बड़ा समझा के और बता कर भेजते। तो देखिए मैंने नाम उनका याद कर लिया। उनके पहले गाने कुछ सुन लेते हैं, फिर इनकी देखे कि काम इनका कुछ और था, शायरी वो साथ साथ करते थे और फिर एक चांस जो उनको मिला मुलाकात की, उसके बाद सारे दरवाजे इनके लिए खुल गए और बहुत इन्होंने खूबसूरत किस्म के गाने लिखे। बहुत से मुझे नहीं पता था उसामा, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि एक्चुअली लिखा किसने होगा, बस गाए जिसने गाया है वहां तक
बाकी हम रह जाते हैं। दिसंबर 1966 में शैलेंद्र का इंतकाल हो गया और वो अब हम उनको याद कर रहे हैं यहाँ। और लेकिन उनके गाने आप देखें आज भी जब सुनते हैं ना तो बहुत ही जबरदस्त, इन गानों के रिमिक्सेस इतने हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है जब ये गाने रिलीज होते हैं ना साथ नाम लिखा तो होता है लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं होता। बिल्कुल। एक चीज जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है टेक्नोलॉजी और साथ ही ड्रोन्स, और तरह तरह के ड्रोन्स आ चुके हैं। बड़ी अब आम सी चीज बाज़ औक़ात लगती है लेकिन उसके बावजूद इसमें जिद्दत आती चली जा रही है। अमेरिका में एक अजीब और गरीब ड्रोन आ गया है। बिल्कुल, अब ऐसे ड्रोन्स भी आ गए हैं कि आम चीजें जो हैं वो तो आपको बिल्कुल ही आम लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आम सी चीजें गए और लेकिन हाल ही में मैं आपको जिस तरह उसामा बता रहे हैं अमेरिका में एक नया ड्रोन मार्केट में आया है और इसकी खास बात यह है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और आपको बराह रास्त व्यू भी मिल सकता है। यानी जो पहले होता था कि आपको एक हेली भेजना है और पूरी शूटिंग वगैरह करवानी है उस एरिया की, आप ड्रोन के साथ आराम से कर सकते हैं। यू कंट्रोल द ड्रोन योरसेल्फ। ये देखिए इस बंदे ने किस तरह ये उड़ाया है और सारा नीचे वो आप व्यू कैप्चर कर सकते हैं। कैमरास तो इसमें फिट हुए होते हैं और कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और अमेरिका में बहुत होता है कि अगर कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो उसको ट्रेस करने के लिए जो चोर है या जो क्रिमिनल है हेलीकॉप्टर से उसका व्यू दिखाया जाता है और पूरी फिर फोर्स को बताया जाता है किधर जा रहा है, किधर इस वक्त मौजूद है। तो अब ये ड्रोन शायद उससे भी तेजी से काम कर सकेंगे। और उसामा ये देखिए कि इन्होंने ड्रोन उड़ाया और फिर ये जो आंखों के ऊपर ये जो गॉगल्स देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट एक 3D विजन होती है। जो ड्रोन नीचे कैप्चर कर रहा है तो वो आप डायरेक्ट उस वक्त देख सकते हैं एज इफ यू आर फ्लाइंग योरसेल्फ। क्या बात है, इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वैसे हो चुकी है। मुझे लगता है काफी एक्सपेंसिव होगा लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सस्ते होते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है हुमा आपको तो जिस तरह शौक है ना इस तरह के काम आपने शुरू कर दिए। आपको याद है एक जमाने में कैमरास विद फोन्स विद कैमरा एक बड़ी नॉवेल्टी होती थी और बड़े मुश्किल से लोग लेते थे, बड़े महंगे होते थे। अब हर फोन में कैमरा। जबरदस्त। अच्छा, एक खबर जो कल हमने जियो पाकिस्तान में ब्रेक की थी, एक बहुत बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और उसकी हम बात कर लेते हैं क्योंकि तफसील अब उसकी आ चुकी है उस फैसले की। दहशतगर्द फौजी अदालतों से सजाएं पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों की 17 अपीलें मुस्तरद की। आला अदालत ने फैसले में करार दिया कि गैर मामूली हालात के बायस पार्लियामेंट ने 21वीं तरमीम मंजूर की। फौजी अदालतें आर्मी एक्ट के मुताबिक कायम की गई। मुकदमे में कोई बेकायदगी या लाकानूनियत नहीं पाई गई। मुकदमे के दौरान मुल्ज़िमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और मुल्ज़िमान फौजी अदालत के रुकन से कोई जाती अनाद कार्रवाई में बदनीयती साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत के बाद 20 जून को ही फैसला महफूज किया था। 182 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अज़मत सईद शेख ने लिखा जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने अदालत में पढ़कर सुनाया। फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले मुजरिम दहशतगर्दी, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले, दहशतगर्दी के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने, दहशतगर्दी के लिए फंड्स इकट्ठा करने, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस थे। इसके अलावा कई मुल्ज़िमान आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले, परेड लेन, बन्नू जेल और दीगर दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अपीलें खारिज होने के बाद इन मुजरिमों के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत को रहम की अपील कर सकते हैं। रवां साल के शुरू में कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत और फिर में भी मंजूर होने वाली 21वीं आर्मी तरमीम में यह बात वाज़ेह थी कि 2 साल तक फौजी अदालतों के पास इख्तियारात होंगे दहशतगर्दों को सजाएं देने के। बिल्कुल, और इस पे हमने मजीद भी बात करनी है। फरूक नसीम हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नायब चेयरमैन हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, हम लेकिन ब्रेक लेने से पहले एक अहम खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, इसलिए हम ब्रेक नहीं भी लेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ फरूक नसीम साहब का बयान सामने आ रहा है और उसके बारे में हम बात आपको बताएंगे क्योंकि फरूक नसीम साहब से हमने बात करनी है। थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या उनसे बात भी करनी है लेकिन एक ब्रेकिंग भी है। हाँ, एक ब्रेकिंग हमारे पास है कि बिश्केक के धमाके के बारे में थोड़ी देर पहले आपको ब्रेकिंग दी थी, लेकिन ब्रेकिंग ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस मामले में अब सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान को नौमत खुमर खान से हलफ लेने का इख्तियार, उसके बारे में हम आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं। डिप्टी मेयर समेत नौमत खुमर खान के हलफ खाने का मामला अब सामने आ चुका है और इलेक्शन कमीशन अब गौर कर रहा है एतराज पर। जो जजेस ने एतराज लगाया है, सेशन जजेस ने, इस पर अब गौर हो रहा है और कराची और सिंध में मेयर्स के लिए आज तकरीब अलफबरदारी थी और वहां पर जो मनाजर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और कराची और सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर समेत नौमत खुमर खान के हलफ उठाने का मामला
यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस मामले पर सिंध हाई कोर्ट के एतराज पर इलेक्शन कमीशन का अब गौर शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान को 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेने का इख्तियार देने पर गौर, और अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी इस बात पर गौर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान ही हलफ ले लें जो नए बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनसे, और इलेक्शन कमीशन अरकान हतमी मंजूरी इस बारे में देंगे और जो खबर इस बारे में आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। यानी अभी तक पता नहीं चल रहा कि तकीब हलफ बर्दारी कब होगी, कौन हलफ लेगा, किस तरह होगा, जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। अभी वहां जो मंजर है वहां पर कोई शख्स नहीं मौजूद, सिर्फ लिखा हुआ है तकरीब हलफ बर्दारी। बिल्कुल। और अब मुझे ये बताया जा रहा है कि फारूक नसीम साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल हमारे साथ हैं। बिल्कुल, तो आप कंफर्म कर लिए। और फारूक नसीम साहब से हम बात करेंगे जो अब हो रहा है कि पाकिस्तान में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, दहशतगर्दों को अब सजाएं होंगी। रहम की सिर्फ अपील उनके पास अब मौजूद है, सदर नौकर से करना है। फारूक नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप सीनियर रहनुमा भी हैं, वकला के नायब चेयरमैन हैं आप पाकिस्तान बार काउंसिल के। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो फैसला दिया है अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तनाजुर में, आप इसको कितना अहम समझते हैं? देखिए, मददगार तो साबित ज़रूर होगी, इसमें कोई टू ओपिनियंस नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इस तरह इससे लिंक नहीं करना चाहिए। मतलब ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर इस तरह की अपील को डिसमिस करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे फैसला दिया है, और अगर कभी कोई केस नहीं भी बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह फैसला नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मेरिट पे काम करना चाहिए और वो कर रही है, और ये फैसले भी जो हैं वो मेरिट के फैसले हैं, वो ये नहीं है कि बंद करके फैसला नहीं। जी फारूक नसीम साहब, ये भी बताइएगा क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुस्तकबिल में जो फौजी अदालतों के फैसले थे उस हवाले से पैदा होने वाली जो भी रेपरकशंस हों उन पे भी बात की है पहले? जी, हर तरह से दूर कर दिया, और मैं बताऊं क्यों। देखिए, जब ये फ़ौजी अदालतें बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा एक अमेंडमेंट भी आया था, तो एक रुझान ये था कि ये फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले जो होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, और उसमें जो प्रोसीजर है प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता, और आंख बंद करके एक कन्विक्शन हो जाता है और सही फ़ैसला नहीं होता। तो जब ये इस अमेंडमेंट को चैलेंज भी किया गया था तो उसके अंदर भी ये ग्राउंड, वन ऑफ द ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट के ये थे कि क्योंकि इसकी अपील जो है मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी, तो लिहाजा ये कहना कि ये सिर्फ मिलिट्री कोर्ट का फैसला है दुरुस्त नहीं है। तो सिविलियन अदालतें भी इसको देखेंगी। तो अब सिविलियन अदालतों ने क्योंकि इसको देख लिया, ये यानी फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले जो हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपीलें जो हैं वो फ़ौज की ट्राइब्यूनल में गई हैं, बल्कि सिविलियन अदालतों ने उसको चेक किया, टेस्ट किया, ये देखा कि वो आइन और क़ानून के तकाज़ों के हिसाब से है, और उसके बाद फ़ैसला दिया। तो ये जो एक क्रिटिसिज्म था और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, तो मुँह सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। क्या फ़ौजी अदालतों को जारी रखना चाहिए मौजूदा हालात में? मेरे ख्याल में बड़ा जायज़ सवाल है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नॉर्मल और नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं है। आप ये देखें कि जब लंदन में एक किस्सा हुआ था कि वहाँ बहुत सारा क्राइम होना शुरू हो गया था अभी 2-3 साल पहले, तो वहाँ आप समझिए कि एक तरह की इमरजेंसी लग गई और अदालतें भी सारी रात बैठने लगीं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जब 9/11 का वाक़या पेश आया तो अमेरिका ने भी अपने जो क़वानीन थे उनको चेंज किया, और वो जो ट्रेडिशनल ह्यूमन राइट्स के क़वानीन थे उनको भी नज़रसानी की, और इसी तरह बरतानिया ने भी 7/7 के बाद भी ऐसा किया। तो पाकिस्तान में ज़र्ब अज़ब है, उसकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुई। अभी देखिए, नेशनल एक्शन प्लान भी ख़त्म नहीं हुआ। क्वेटा का सानिया जिसमें 70 वकील शहीद कर दिए गए वो भी आपके सामने मौजूद है। तो ये कहना कि अब मज़ीद मिलिट्री कोर्ट्स की अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है क़ब्ल अज़ वक्त है। हमें ये देखना है कि अगर हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं इतनी ख़राब हैं जितनी पहले थी, अगर उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ भी है तो इसी वजह से हुआ है कि मिलिट्री एक्शन है।
तो मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि अभी थोड़ा जस्टिफिकेशन मौजूद है कि मज़ीद कुछ और अरसे मिलिट्री कोर्ट्स को रहना चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, किसी पार्टी की नहीं है, वकला की नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि एज ए पाकिस्तानी पहले हूँ, एज ए सिटीज़न पहले हूँ, तो पाकिस्तान में हर वो अमल करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की फलाह और बहबूद। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूक नसीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है। फ़रूक नसीम साहब से बात करने से पहले भी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी और अब उसी तरह की एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ये है कि नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं और ये एक कानूनी एक तकाजा था वो भी पूरा हो गया है। जितने बल्दियाती नुमाइंदे थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आ गया है। सिर्फ जिला गरबी के बारे में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ सका, बाकी तमाम सिंध भर के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। तारिक मोइन सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। तारिक, अब ये एक मरहला भी मुकम्मल हुआ लेकिन अब भी बहुत सा इब्हाम कंफ्यूजन है। जी देखें, ये नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। इसमें तमाम डिप्टी मेयर और मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इन तमाम के नोटिफिकेशन सिंध भर के जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ जिला गरबी कराची का जो नोटिफिकेशन है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा जिला ठट्टा और गंबट, यहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है वो रोके गए हैं और जहाँ अदालतों में मामला हैं वो नोटिफिकेशन रोके गए हैं। लेकिन अब चूंकि हल्फ बर्दारी का मरहला है, जजेस की जानिब से इस सिलसिले में माजरत कर ली गई है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से इस सिलसिले में मंजूरी नहीं ली गई थी, जो कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जो हल्फ लेने का मरहला है, अगर जजेस हल्फ लेंगे तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा मंजूरी लेनी होगी, वो ली नहीं गई थी। इस वजह से ये अब नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है कि रिटर्निंग अफसरान जो डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर्स हैं वो अब हल्फ लेंगे मुंतखब नुमाइंदों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक मोइन सिद्दीकी। जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी वो दूर हो गई, यानी अब डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स जो कि रिटर्निंग अफसरान थे वही हलफ लेंगे, क्योंकि जो 29 लोगों का कहा गया था जजेस, सेशन जजेस इनमें शामिल हैं, वो उस पर एतराज़ आ गया था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की इजाज़त नहीं ली गई थी। तो बहरहाल अब लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा। इस बारे में तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं। ए दिल है मुश्किल, ये मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रही, ये एक मूवी है जो आ रही है और उसका जो ट्रेलर है वो रिलीज हो गया। और खास बात क्या है इस मूवी की, इसमें हमारे अपने फवाद खान है, आपको पता है ना उनकी तो मूवीज के बारे में हम खुशी से बात करते हैं। और ये मूवी है बनाई है करण जौहर ने, तो मैं बोली चली जा रही हूँ। ये फिल्म का ट्रेलर देखकर हम मुसलसल आपस में बात कर रहे थे, हम समझ रहे थे आप हमें सुन रहे हैं, तो लिटरली आपसे बातें कर रहे थे, थिंकिंग कि आप लोग अब मैं क्या रिपीट करूँ या कल फिर दोबारा बात कर लेते हैं। मुझे एक तो लव ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है जी, और काफी इसमें इंटेंसिटी है। ट्रायंगल तो ना कहना उसामा, वो स्क्वायर है, 4 लोग हैं और बड़े इंटेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इतनी टीनी बॉपर लव स्टोरी बिल्कुल नहीं लग रही है, कोई मैच्योर लेवल की स्टोरी लग रही है। ट्रायंगल ना सही, हाँ ठीक है, मतलब हर किसी को कोई मिलना चाहिए, और प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है। तो फवाद खान सबसे ज्यादा खास बात है। आई जस्ट होप कि एंड में फवाद खान गेट्स द गर्ल। मतलब इंडियन मूवीज के आपको पता है ना कि somebody has to get the girl, so I hope it's फवाद खान। और सोर्सेस भी बड़ी अच्छी हैं, अनुष्का भी हैं और ऐश्वर्या राय भी हैं। और आप कह रहे हैं घुस जाते हैं ना मूवीज में कि बिल्कुल उनकी जिंदगी असल में क्या होगी और हम कह रहे हैं कि इनको इनसे साथ होता है। वेरी बैड वैसे एक्चुअली, बट इट लुक्स लाइक अ गुड मूवी। कैरेक्टर्स के आपको नाम नहीं पता ना, तो आप इसलिए उनके नामों से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मुझे लगता है कि ये अच्छी मूवी होगी और जरा मैच्योर लेवल की होगी। सो दैट्स चलें, अब हुमा को अच्छी लग रही है तो अब लोगों को भी अच्छी लगे, सही है महाराज, आने तो दे। अच्छा, तहरीके इंसाफ ने एक और कदम उठा लिया है और उसकी हम बात करेंगे कि क्या ये कदम दुरुस्त भी है या जो जमात इस्लामी ने जो किया अगर आप वही करेंगे तो फिर नतीजा क्या उससे मुख्तलिफ निकल सकता है। तहरीके इंसाफ भी पनामा लीक्स इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में हशर कहीं जमात इस्लामी जैसा तो नहीं होगा। तहरीके इंसाफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को बुनियाद बनाकर उनकी नाअहली की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के सामने हक़ाइक़ को झुटलाया और 2013 के इंतखाबात में मरीम नवाज और हुसैन नवाज को ज़ेरे कफालत जाहिर किया, लेकिन उनके नाम पर मौजूद असासे जाहिर नहीं किए। वकील तहरीके इंसाफ नईम बुखारी ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि चेयरमैन नैब, FBI और दीगर वो इदारे हैं जो शफाफ तहकीकात में रुकावट है, इन्हें नाअहल किया जाए। ये मियां साहब की अपनी तकरीर से कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप वजीर पाकिस्तान हो और आप झूठ बोलें। आप ये सारा पैसा मुल्क से गया क्या है, यहाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी है,
और मियाँ साहब ने अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न दिए हुए हैं वो हमने लगाए हुए हैं। वकील तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त इससे पहले दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त ये एतराज लगाकर वापस कर दी कि दरखास्त गुजार ने पहले मुतलका फोरम और फरीकैन से रुजू नहीं किया। पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब भी किया, फिर हुकूमत ने तहकीकात से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, लेकिन 13 मई को चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन के साथ PORs पर मुत्तफिक होने तक कमीशन नहीं बन सकता। पनामा लीक्स मामले पर जहां इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस ज़ेर समात है, इसी तरह कौमी असेंबली में भी वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए हैं। अलबत्ता PTI और जमात इस्लामी जैसी अपोजिशन जमातों का मानना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को हरकत में आना चाहिए और यह कि अदालत उज़्मा इस मामले में बेहतरीन फैसला साज इदारा साबित हो सकता है, लेकिन फैसला तो आखिर अब सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। दरखास्तों का क्या बनेगा? अब इस बात को जरा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, बात तो ये सारे ही पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास ऐसा क्या अलग मवाद था कि उनकी दरखास्त जमात इस्लामी की दरखास्त से ज्यादा मजबूत है? हुमा, अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी की दरख्वास्त मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। इसमें तो स्पेसिफिक एलिगेशंस के साथ आया गया प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और प्राइम मिनिस्टर के अहल खाना के ख़िलाफ़, और साथ ही इसमें लेकिन हम जो पैटर्न देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, खा वो हुकूमत की तरफ से कमीशन जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए ख़त लिखा गया हो, खा वो जमात इस्लामी की आइनी दरख्वास्त हो, उसको फ्रिवलेस कह कर के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। और इसमें भी मोर और लेस जो प्रे है वो यही है, पनामा लीक्स के हवाले से है, लेकिन साथ में कंफ्यूजिंग भी है कि वो एक तरफ प्रोब मांग रहे हैं और इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की नाअहली को भी मांग रहे हैं। तो अगर प्रोब के बगैर किस तरह से किसी को नाअहल करार दिया जा सकता है, और क्या प्रोब उन इदारों से मांग रहे हैं जिनके ऊपर वो खुद अदम एतमाद कर रहे हैं और इसी दरख्वास्त के अंदर करें, तो वो उनकी आइनी दरख्वास्त जहाँ उनकी इस्तदा है उसके अंदर कंट्राडिक्शंस भी हैं। लेकिन जो पैटर्न है हम उसको देखें तो हमें लगता है कि ये भी दरख्वास्त जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की स्क्रूटनी से बच नहीं पाएगी, उस पर एतराज़ात जरूर लगेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो बात ही वाज़े कर दी कि ये भी इसका हाल भी हुई होगा जो जमात इस्लामी की दरखास्त का हुआ कि कहा जाएगा कि पहले प्रॉपर फोरम पर जाए, तो वो प्रॉपर फोरम तो पहले हम देख रहे हैं वहां पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त रेफरेंसेस जा चुके हैं, स्पीकर कौमी असेंबली के पास भी जा चुके हैं रेफरेंस, तो उसके बाद अब इस दरखास्त का क्या होगा और उन रेफरेंसेस का क्या बनेगा? देखिए उसामा, जो अदालती तरीक़ाकार है उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर आप फोरम पे पहुंच चुके हैं, यानी कि स्पीकर का फोरम भी आप ले चुके हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आपकी दरख्वास्त है, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि 184(3) के तहत वो कोई भी हुक्म जो है वो सादिर कर सकती है, लेकिन अवामी मुफाद के अंदर। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहीं पे जो दीगर फोरम्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं करेगी कि उनके इख्तियार समात को यूजर्प नहीं करेगी। वो पहले ये चाहेगी कि इन जो फोरम्स हैं इनके ऊपर ये मामला एग्जॉस्ट हों और फिर उसके बाद क्या सूरत बनती है, फिर अपील की सूरत में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, और जिस तरह अदालती मामला आगे बढ़ते रहेंगे हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी, मेहरबानी। और देखते हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने जो कहा है, क्योंकि उनका एक विजन है, इतने अच्छे से काम करें कि इस दरखास्त का भी लगता है उसी तरह रिटर्न की जाएगी कि पहले आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है, स्पीकर कौमी असेंबली उसके बाद है। बिल्कुल, ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जिसका अभी फैसला और आगे क्या क्या होना है, इट्स लाइक अ डेवलपिंग स्टोरी, सो इसको हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आवारा हूँ मूवी की बात हो रही थी, गाने की राधा बात हो रही थी, शैलेंदर की भी हमने बात की थी जिन्होंने सारे गाने पेन किए हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहती थी क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, वरना उसामा तो लेके निकल जाते हैं ना सारी पॉलिटिकल बातों पे। तो 1951 में राज कपूर की फिल्म के लिए शैलेंदर ने ये आवारा हूँ ये गाना लिखा था और ये गाना फौरी तौर पे पूरे इंडिया में मकबूल हो गया, और इंडिया के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हुआ, चाइना में भी हुआ, रशिया, टर्की और बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली
बट सी मतलब दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक कि इन जगह ने बड़ी रिसर्च की हुई है, पूरा उसने वो गेटअप वो गेयर, अगर आप मूवी में देखें राज कपूर ने क्या पहना हुआ है वही पहना हुआ है, इर्द गिर्द के बच्चियां देखिए, हाँ वो घड़ी भी उसी तरह, मतलब पूरा उसने इनैक्ट किया है बेसिकली ये जो। लेकिन उन्होंने अपना म्यूजिक का कहीं ना कहीं रशियन टच आपको नजर आएगा, टर्किश और इस तरह से, लेकिन टोन वही है गाने की और ट्यून सब कुछ छोड़े, गाने की मशहूरी जरा आप चेक करें कि दुनिया के कोने कोने में लोगों ने गाना गाया है। सिंपल सा है, आवारा हूं इस वजह से। इनको पता होगा कि व्हाट इट मींस ट्रांसलेट करके? मेरा ख्याल है जब गा रहे हैं तो शायद उसको समझ कर गा रहे होंगे, मेरा ख्याल है। इट्स सिंपल एंड आई थिंक ये हर किसी को, लेकिन वो अपनी अपनी जुबान में जरूर लिखते होंगे आवारा हूं या जो भी। ये उसामा की आवाज थी ना, आवारा हूं टाइप। ओके सॉरी। ये गाना बहुत से लोगों को समझ आया, या कम से कम म्यूजिक जो है जिस तरह सारी दुनिया म्यूजिक समझती है, लेकिन यूएनडीपी के चेयरमैन ने जो बात की है, डायरेक्टर ने जो बात की है, क्या वो हमारे उमरा को, अमीर लोगों को समझ आएगी या नहीं आएगी? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, और इस बारे में मैं सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार कर चुका हूं। अक़वाम मुत्तहिदा में तरक्याती प्रोग्राम के साबिक डायरेक्टर कहते हैं पाकिस्तान में तब्दीली का एक ही रास्ता है कि मुल्क का अमीर और दौलतमंद तबका कौम के लिए अपने मफादात की कुर्बानी देना सीखे। ये लोग फैसला करें कि इन्हें पाकिस्तान चाहिए भी या नहीं। पैसा पाकिस्तान से कमाते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए दुबई और यूरोप जाते हैं। पाकिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले यूएनडीपी के साबिक डायरेक्टर मार्क एंड्रे फ्रांके ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के दौलतमंद तबके को आड़े हाथों लिया। फ्रांक का कहना था कि जब तक बासर लोग, सियासतदान, दौलतमंद और कारोबारी लोग अपने जाती और खानदानी मफादात से बाहर निकलकर नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। एक तरफ 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, करोड़ों लोग हैं ये, जबकि दूसरी तरफ ऐसा तबका है जो लंदन में पार्टियां करता है, शॉपिंग के लिए दुबई, यूरोप या न्यूयॉर्क जाता है। यूएनडीपी के साबिक डायरेक्टर ने कहा कि मुल्क के अमीर तबके को फैसला करना है कि इन्हें मुल्क चाहिए भी या नहीं। तो ये यूएनडीपी के साबिक सरबरा कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने 4 साल जिस तरह हम बता रही थी कि यहां पर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने यहां पर नतीजा ये निकाला है कि जो अमीर लोग हैं, पता नहीं वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते कि क्या वजह है। टैक्स चोरी आम है, और जो गरीब तबका है वही टैक्स दे रहा होता है, उससे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ले रहे होते हैं, हर चीज पर वो बेचारा टैक्स दे रहा होता है। और अमीर क्या करते हैं, बाहर जाकर दौलत यहां से कमा रहे हैं और बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर प्लाजे बना रहे हैं, वहां पर जमीनें खरीद रहे हैं। बेसिकली वो जो पैसे का फायदा होना चाहिए वो मुल्क को नहीं आ रहा, वो बाहर रख रहे हैं, व्हाटएवर दे डू। आई मीन पैनामा लीक्स इज आल्सो अ केस इन पॉइंट, आई एम सॉरी, लेकिन ये उन्होंने बात बड़ी सही की है, बड़ी टॉप से ये बात शुरू हुई है। गरीबों के पास तो पैसा ही नहीं होता, वो कहां लेके जाएंगे? ये अमीर हैं जिनको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए मुल्क में, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये सब कुछ नोटिस किया। वैसे इतना मुश्किल नहीं था ये नोटिस करना, इट्स प्रीटी एविडेंट, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको ये सब कुछ पता है, और उन्होंने बात में उनकी वजन है, या सो आई लाइक कि उन्होंने ये कहा है। बहुत अच्छी बात हम आप कर रही हैं, आपने बात में वजन भी डाल दिया, और अब हम ब्रेक भी ले लें। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं। और अब एक और अहम खबर जो हमारी टॉप स्टोरीज में भी शामिल है, उस पर हम बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम कश्मीर की भी बात कर लें। एक अहम खबर यह भी है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने भरपूर तरीके से पेश किया जाएगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया का ज़मीर झंझोड़ा जाएगा। हुकूमत ने यह अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए 22 अरकान कौमी असम्बली का इंतखाब किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए 22 MNAs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। ये खुसूसी नुमाइंदे दुनिया के 9 मुल्कों के 12 शहरों और अक़वाम मुत्तहिदा में दौरे करके मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत और फौज के मजालिम को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुंतखब अरकान पर जोर दिया है कि वो दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिशें यकीनी बनाएं, ताकि वो इस साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान आलमी बरादरी के इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ सकें। वज़ीर आज़म की जानिब से मुंतखब करदा 22 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी के अरकान की फहरिस्त कुछ यूं है: एजाजुल हक और मलिक उज़ैर, इसके अलावा खुसरो बख्तियार और अमदाद लालिका, और इसके साथ साथ रजा हयात हिराज, जुनैद अनवर चौधरी और नवाब अली वसान ये रूस जाएंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और मोहम्मद अफजल खोकर सऊदी अरब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम और कैसर शेख ये बरतानिया जाएंगे, दौरा करेंगे इन इलाकों का। और मुशाहिद हुसैन सैयद और शिजा मनसब अली खान अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा जाएंगे। आयशा रजा फारूक और राना मोहम्मद अफजल फ्रांस जाएंगे। अवैस लगारी अक़वाम मुत्तहिदा जिनीवा और अब्दुल रहमान कांजू जनूबी अफ्रीका जाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आलमी सतह
सतह पर कोई शनाख्त नहीं है। 17 मेंबरान का ताल्लुक हुक्मरान इत्तेहाद से है, 7 जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि हुकूमत की जानिब से गैर मराती याफ्ता इलाकों से मेंबरान का चुनाव इस अमल के दौरान तरजीहात में शामिल रहा है। खैरपुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA नवाब अली वसान इस फहरिस्त में वाहिद अपोजिशन मेंबर है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद परवेज़ रशीद के बकौल बाज़ मुंतखब अरकान पहले ही कश्मीर के मामला देख रहे हैं और इस सिलसिले में इसकी वजह से लॉबिंग का तजर्बा भी रखते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी अरकान के इंतखाब पर मायूस नजर आए और बोले ये जिम्मेदारी ऐसे सिफारतकारों को सौंपी जानी चाहिए थी जो अक़वाम मुत्तहिदा और OIC या अरब लीग में बात करने का तजर्बा रखते हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट किया जिसमें कहा है कि ये सब अपने अपनों को सरकारी खर्च पर छुट्टियों पर भेजने के लिए किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा MJ अकबर ने हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी बनाने से गुरेज करे। ये एक दो तरफा मसला है। अगर पाकिस्तान चंद अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त सियाहत करवाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल इस मसले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ना होगा। वैसे कुछ लोगों के साथ तो मैं 100% एग्री करती हूँ जो ये कह रहे हैं कि क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन इस पे हम जरा एक्सपर्ट राय लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। न्याजी साहब, डिबेटेबल चॉइस है कुछ कैंडिडेट्स की, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन ये जो स्टेप लिया गया वजीर आजम की साइड से, ये आपको कैसा लगा और इसके क्या मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं? देखें जी, वैसे ये एक अहम कदम है और सही सिमत में है, लेकिन एक वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट। 9 जुलाई को कमोपेश उनकी शहादत हुई थी बुरहान मुजफ्फर वानी साहब की, और नौजवान की, और जाहिर है कि उससे पहले एक तसलसल ये सिलसिला निकला हुआ था। मैं अब भी ये समझता हूँ और पहले भी कई मौके पे और आप ही के प्रोग्राम में ये मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये इनको जो करने का काम है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के लिए को मोबिलाइज करना और उनको वहाँ पे LOC के करीब जाके बहुत बड़े बड़े इज्तिमा करना और फिर उन इज्तिमा को बैनुल-अक़वामी सतह पे जाके उजागर करवाना। ये जो होगा इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि जो कश्मीर के अंदर जो लोग ये तहरीक चला रहे हैं उनमें खूबी क्या है कि तहरीक की जो ओनर्स है, जो हकूक़ मलकियत है, वो एक आम आदमी नौजवान ले चुका है। तहरीक चलाने वाले 90% लोग जो है वो 13 साल से 25 साल के नौजवान हैं, जो बिल्कुल जो कहते हैं कि थर्ड जनरेशन इंतफादा जो है वो चल रही है। इस मौके पे जो करने का काम था वो ये था कि यहाँ से पहले उन लोगों को भी एक जला देते, उनको भी एक तहरीक देते, और जितनी स्पोर्ट या मुजफ्फराबाद में जैसे कई दफ़ा मैं तो पीट थका होंगे, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, जरदारी साहब, बिलावल साहब, राहील शरीफ साहब और फजल रहमान, जितने ये लोग हैं ये जाके वहाँ पे जलसा करते और मैं कहता हूँ इंसान ऐसे हजूम हो जाता और इतना अच्छा असर पड़ना था। साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया, वरना हम इस पे और आपसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि एक और अहम मौजू है टॉप स्टोरीज का हिस्सा। नवाब मंजूर वसान साहब ने एक दौरा किया और उसके बाद वहां पर क्या हालात हुए वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं क्योंकि लम्हा फिक्री है। वज़ीर सनअत सिंध मंजूर वसान ने गुज़श्ता रोज सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के कराची में दफ्तर पर छापा मारा तो एक नई सूरत हाल उनकी मुंतज़िर थी। मंजूर वसान सीधा MD के दफ्तर में दाखिल हुए और खाली सीट देखकर कहा 10 बज रहे हैं, साहब कहां हैं? जवाब मिला अभी नहीं पहुंचे। फिर पूछा दीगर अफसरान कौन कौन है तो बताया गया 7 डायरेक्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ एक ही हाजिर हैं। मंजूर वसान ने 6 गैर हाजिर डायरेक्टर्स को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और जवाब जल्द न देने पर सख्त एक्शन का भी कह दिया। वज़ीर सनअत ने दफ्तर में टूटी कुर्सियां और कचरा देकर शदीद बर्मी का इजहार किया। अभी मंजूर वसान दौरा कर ही रहे थे कि मुलाजमीन ने इनको घेर लिया। सर हमें 11 बजे से तनख्वाह नहीं मिली, हमें सुबह शाम हाजिरी लगाने को बुलाया जाता है। पहले आप बताएं कि आपका बायोमेट्रिक वाला कौन है? सर हमारे इंचार्ज ऊपर बैठे हैं। चले तो सर कहाँ किसके पास जाए? हमारी माँ भी मार है, हमारे बच्चे भी मार है। 11 महीने हो गए सर, 11 महीने हो गए हमारी सैलरी। मैं आप लोगों के साथ आप आए तो आए ना हमारे पास। बहरहाल मंजूर वसान साहब ने वादा कर लिया है ईद से पहले तनख्वाहें देने का। हमारे साथ अशरफ खान जी न्यूज़ के नुमाइंदे इन सारे मामलों पर नजर रखते हैं। अशरफ खान साहब, स्मॉल इंडस्ट्रीज इसका काम तो है कि सूबे में जो छोटी सनत है उसको फरोग देना, इसकी ये हालत है तो सनत क्या खाक चलेगी?
जी यही आप भी हैरान हो रहे हैं, हम भी जब वहाँ पहुँचे थे पहले भी रिपोर्ट की थी इसके बारे में। ओवरऑल इसके 4 रीजन हैं उसामा, कराची है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सखर है। इनके पास 1100 एकड़ ज़मीन है जिस पे इनको स्मॉल इंडस्ट्रीज कायम करके देनी थी। इसके लिए इनको 16 स्मॉल स्टेट थी और 3 जो है इनके इंडस्ट्रियल पार्क्स भी थे, लेकिन कुछ भी नहीं बना, सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई। इनके सिर्फ जो सालाना अखराजात है तनख्वाहों की मद में, क्योंकि इनको टोटल 325 मुलाजमीन थे जो बढ़कर 875 हैं और सालाना इनके 30 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में ज़रूरत है, जो कि 11 माह से तनख्वाह नहीं दी है। 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है जिस पे मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और उन्होंने कहा कि तनख्वाहें नहीं मिली हुई, हम घरों का खर्चा कैसे चलाएं और दफ्तर कैसे आए, यानी कि किराए के भी पैसे नहीं है। तो अब तो इनवेरिएबली रिपोर्ट होगी, अफसरान मौजूद नहीं थे, मुलाजमीन ने आके वो सारा रौला डाल दिया कि हमें पैसे नहीं मिले, तनख्वाहें नहीं मिली। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब जो उन्होंने ये वादा तो किया है कि सीएम से उन्होंने कहा है कि हम मंजूरी लेके 25 करोड़ रुपए फौरी तौर पर इनके जो तनख्वाहें वो अदा की जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए इदारा बनाया गया था, यानी कि जो स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट 16 थे, साथ में 3 इंडस्ट्रियल पार्क, जो कुछ नहीं हुआ है, कागजी कार्रवाई हुई है। 1100 एकड़ ज़मीन का क्या होगा, ये एक अहम मामला है। यानी कि जो हमारी सनतें जो फ़रोग कर सकते हैं, सीपैक का मामला है जो सिंध की तरफ भी आ रहा है, वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है ये। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका, आपने बड़ी कम वक्त में सारी बात समझा दी है। तो ये इदारा जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम भी नहीं हो रहा और इनको ये तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। जियो पाकिस्तान देखने का बहुत शुक्रिया। आप कल भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और इसी तरह हम आपको बाखबर भी रखेंगे और बहुत सी खबरें लेकर हम आपसे कल मिल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस किस्म के कुछ इश्यूज हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, प्रेसिंग इश्यूज हैं, आप हमें देना चाहते हैं, यू नो हाउ टू गेट इन टच विद अस। ट्वीट करें हमें, ट्विटर पे जियो पाकिस्तान टीवी और फेसबुक पे भी हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। और हम आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बाय।